हेलो बच्चों, तो लास्ट वाला वीडियो देखा बच्चों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा? अरे बच्चों, उसका टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल की कमियां था। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसमें सिर्फ रदरफोर्ड मॉडल की कमियां ही डिस्कस की हैं। इसके साथ में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है, वहाँ पर किया है ना। तो प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखें। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखो। हाँ, हालांकि आज अपन एक बिल्कुल नया पॉइंट चालू करने वाले हैं, बोर का मॉडल चालू करने वाले हैं, बोर परमाणु मॉडल। इस बोर परमाणु मॉडल के लिए नील्स बोर वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार भी मिला था बच्चों। ठीक है, चलिए तो प्लीज़ लास्ट वाला वीडियो पूरा देखोगे नहीं देखोगे? देवता हूँ, देख लेना भाई, ऐसे क्या कर रहे हो तुम, देखो उसे। ठीक है, और आज वाला वीडियो मैं चालू कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा तरीके से देखेंगे, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आगे आने वाले डेरिवेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पूरा अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। अपन बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ को, और जो भी आपको दिक्कत है आप पूछते जाए, मैं उसका रिप्लाई करता जाऊंगा। चैट बॉक्स में आपके पास में आंसर आता जाएगा। ठीक है, चलिए तो वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ऑलराइट, तो काम करना चालू करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, वो है बोर का परमाणु मॉडल। किसका है ये? देखो, थॉमसन का पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड का पढ़ चुके हैं, और अब तीसरे नंबर पे आ रहे हैं नील्स बोर। तो ये है बोर का परमाणु मॉडल। इसे आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन सदृश, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे परमाणुओं के लिए बोर ने क्या दिया था? परमाणु मॉडल दिया था। तो आप कह सकते हैं कि बोर का परमाणु मॉडल अगर सत्य साबित हुआ तो वो कौन से पे सत्य साबित हुआ? हाइड्रोजन के ऊपर, और हाइड्रोजन जैसे अन्य परमाणुओं के ऊपर। अब हाइड्रोजन जैसे अन्य परमाणु कैसे? तो हमने पहले हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी समझी। तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 एवं उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर इस चीज़ को पकड़ो, ऐसे परमाणु जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए फिर ये जो बोर का परमाणु मॉडल है वो सत्य है। उनके लिए हम काम करेंगे बेस मॉडल से। अब जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और किस में होता है? हमने बोला किसी में नहीं होता। तो फिर हम बना सकते हैं भाई, जैसे हीलियम है बच्चों, है ना। हीलियम में परमाणु क्रमांक 2 होता है नहीं होता है? परमाणु क्रमांक हीलियम का 2 होता है। इसका मतलब हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही प्रोटॉन है। तो हम नाभिक की तो बात नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं कि एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणुओं के लिए बोर का मॉडल सत्य है। तो अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो ऑटोमेटिकली इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हमें हीलियम को क्या करना पड़ेगा? आयनित करना पड़ेगा। 1+ लगा दिया मैंने, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे जाता रहा। ठीक है, लिथियम कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है, तीसरे पे। परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3 है। तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन हटाऊं कि ये एकल परमाणु ही बन जाए? आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो इसके ऊपर डबल+ लगा दो। अब डबल+ का मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, अब ये भी एकल परमाणविक हो गया। ठीक है, तो एकल परमाणविक या फिर हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए बोर का परमाणु मॉडल बिल्कुल क्या है बच्चों? सत्य है। ये ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए, अगर बोर का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल बिल्कुल सही है उनके लिए, तो बोर ने क्या कहा था ऐसा? तो थोड़ा समझने लायक बात है बच्चों। बोर ने पोस्टुलेट दिए थे, बोर ने परिकल्पनाएं दी थी। हालांकि वो परिकल्पनाएं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पर आधारित थी। देखो बच्चों, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट कभी झूठ नहीं बोलता, है ना। वो आप ये मानो कि एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रायोगिक है, जो वास्तविकता में घट रहा है। अरे अब सूरज जो है वो पूर्व से उग रहा है तो वो उगेगा, वो एक पर्टिकुलर नेचुरल एक्सपेरिमेंट है जो वहीं से होता है। ठीक है, उसे हम पश्चिम में नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते ना। ठीक है, तो ये चीज़ फिक्स है, ये चीज़ फिक्स है कि वो सूरज पूर्व से उगेगा, क्योंकि वो रोजाना एक्सपेरिमेंट में हम देख रहे हैं, वो रोजाना हो रहा है, नेचुरल एक्सपेरिमेंट है वो झूठ कैसे हो सकता है? ठीक, ऐसे ही रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल वाला, तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट तो बिल्कुल सत्य थे, हम उसे समझा नहीं पाए, वो हमारी गलती है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट तो कभी झूठ नहीं बोलेगा ना। ठीक है, तो बोर ने ये तो समझ लिया कि रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकल तो बिल्कुल सही किया था,
वो प्रैक्टिकल को बस समझाना शेष रह गया, और वो किसने समझा दिया? निल्स बोर ने समझा दिया। और निल्स बोर को इसके लिए क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। आपको जान करके ये एक फैक्ट है बोर के बारे में कि बोर और इसका बेटा आगे बोर, इन दोनों को ही नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। ये कुछ गिने चुने जोड़े ही हैं बाप बेटा के, जिनको दोनों को ही क्या मिले? नोबेल पुरस्कार मिले। दोनों को अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। शायद 6 जोड़े हैं ऐसे, 6 या 7 जोड़े हैं बाप बेटाओं के जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। पिताजी को भी नोबेल पुरस्कार मिला है तो पुत्र को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑल राइट, तो चलो इनको नोबेल पुरस्कार क्यों मिला देख लेते हैं, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने। चलिए, तो बोर ने अपने मॉडल को समझाने के लिए 3 पोस्टुलेट दिए। 3 पोस्टुलेट मतलब 3 परिकल्पनाएं दी। तो सबसे पहली परिकल्पना समझिए, बोर मॉडल की प्रथम परिकल्पना। बोर मॉडल की प्रथम परिकल्पना, फर्स्ट पोस्टुलेट। अब ये क्या है देखिए, तो रदरफोर्ड मॉडल की कमी समझते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की कमी ये थी कि उसने इलेक्ट्रॉन को त्वरित बताया वृत्ताकार कक्षाओं में। बोर ने भी बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है, लेकिन जब रदरफोर्ड ये समझा रहा था वृत्ताकार कक्षाओं में, तो फिर वहाँ पे उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए? ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए, जिससे उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या हो जानी चाहिए थी? कम हो जानी चाहिए थी, और वो नाभिक में गिर जाना चाहिए था। यही तो दिक्कत थी, ऊर्जा का उत्सर्जन होने के कारण वो नाभिक में गिर जा रहा था अंत में, यही दिक्कत था। बोर ने बोला कि मैं अगर कुछ ऐसा सोचूं, ऐसा कोई ट्रिक लगा दिया जाए कि उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उत्सर्जन ही ना हो, ठीक है। तो बोर ने यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई करी। वो क्या ट्रिक है? वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन हर किसी कक्षक में ट्रेवल नहीं करता। ऐसे ही वो एरा गैरा नत्थु गैरा नहीं है जो हर कहीं डोल लेगा, है ना। उसको भी एक पर्टिकुलर बढ़िया सी रोड चाहिए, उसी के ऊपर वो क्या करेगा? घूमेगा। मतलब वो निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में ही क्या कर सकता है? चक्कर लगा सकता है। ऐसी निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं को उसने कहा स्थायी कक्षक। कौन से कक्षक कहा बच्चों? स्थायी कक्षक। एक अलग से परिभाषा डाल दी कक्षकों में, स्थायी कक्षक। ये स्थायी कक्षक क्या? तो बोला कि इलेक्ट्रॉन जब स्थायी कक्षकों के अंदर चक्कर लगाता है ना, तो फिर वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। अब जब ऊर्जा का उत्सर्जन ही नहीं करेगा तो क्या उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या कम होगी? नहीं होगी। वृत्तीय पथ की त्रिज्या कम नहीं तो क्या वो नाभिक में गिरेगा? नहीं गिरेगा। सॉल्व हो गया, हुआ सॉल्व, ठीक है। तो बोर क्या कर रहा है? बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाता है। ये स्थायी वृत्ताकार कक्षाएं होनी चाहिए जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता हुआ ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करना चाहिए, ठीक है। कंडीशन अप्लाइड कि इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है और इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करता ही नहीं। बात समझ में आ गई क्या? सॉल्व हो चुका। चलिए दूसरा पार्ट, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर अभिकेंद्रीय बल लगता है, लेकिन ये अभिकेंद्रीय बल लगा क्यों? उसका कारण भी तो समझो। अभिकेंद्रीय बल लगा बच्चों कि देखो इलेक्ट्रॉन के पास में माइनस का आवेश है, नाभिक के पास में प्लस का आवेश है, तो नाभिक का आवेश प्लस का, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का, इन दोनों के बीच में क्या लगना चाहिए था? वैद्युताकर्षण बल, कूलाम बल लगना चाहिए था। और ये वैद्युताकर्षण बल ही क्या प्रदान करेगा? क्या प्रदान करेगा? अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। सिंपल सा लॉजिक था नहीं था? चलिए तो देखिए इस चीज़ को मैं समझाता हूँ आपस से। उसने बोला कि ये अगर नाभिक है, नाभिक का केंद्र ये हो गया, और इस नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, ऐसा किसी वेलोसिटी v से वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, दैट डिस्टेंस इज r। और इलेक्ट्रॉन ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि पहले कक्षक में ट्रेवल करे, दूसरे में भी ट्रेवल कर सकता है, तीसरे में भी ट्रेवल कर सकता है। तो हम बोलते हैं कि ये r और ये क्या है? n है, nवा कक्षक में ट्रेवल कर रहा हो। तो nवें कक्षक में अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो उसका वेग भी अलग अलग होगा, ये भी ध्यान में रखें, ठीक। चलिए तो इलेक्ट्रॉन जो है जिस कक्षक में ट्रेवल कर रहा है वो वास्तविकता में कैसा कक्षक है? स्थायी कक्षक है। तो समझिए स्थायी कक्षकों की परिभाषा पूछी जाती है, कैसे देंगे वो समझिए। तो पहले पोस्टुलेट का ही उपयोग करेंगे। तो हमने लिखा बोर मॉडल के अनुसार
बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता है बच्चों? चक्कर लगाता है। एवं इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए, मेरे साथ में उतार लीजिएगा, लगाते हुए यह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, उत्सर्जन नहीं करता। ठीक है, तो अब एग्जाम में अगर स्थायी कक्षाओं की परिभाषा आ जाए कि स्थायी कक्षाओं से क्या तात्पर्य है, तो आप क्या लिखेंगे? स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं जिनमें चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, चलिए, तो हो गया भाई, स्वतः ही ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। चलिए अब आगे काम करते हैं। आगे कैसे काम किया जाएगा? अब वो समझा रहा है, अभी केंद्रीय बल वाले पार्ट के ऊपर आ रहा है। तथा इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत कौन सा बल बच्चों? अभिकेंद्रीय बल। कार्यरत अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के आवेश के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ब्रैकेट में लिख लो कौन सा बल बच्चों? कूलाम बल। उन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? कूलाम बल द्वारा प्रदान किया जाता है। कूलाम बल ही किसको प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल को प्रदान करता है। इस चीज को ध्यान में रखना। वापस से, इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार कक्षाओं में, स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो वो ऊर्जा को विकिरित नहीं करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। फिर दूसरा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। कौन प्रदान करता है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के आवेश के मध्य लगने वाले कूलाम बल द्वारा प्रदान किया जाता है। ये किसने बताया? बोर्ड ने बताया, और एक अच्छे तरीके से समझा दिया। सारी रामायण ही सॉल्व कर दी उसने। ठीक है, चलिए, तो एक दिक्कत जो थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब देखिए बच्चों, आगे जो पार्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मेट भी है। वो मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या है वो समझिए, अच्छे से समझना। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आप सभी ने पता है क्या भाई? mv² डिवाइडेड बाय r। होता है नहीं होता? यही होता है। बराबर होना चाहिए किसके? कूलाम बल के। आंसर है कि Q1 Q2
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डन हो गया। चलिए समझते हैं। m किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। v किसका? वेग है, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना उसका वेग है। अब ये वेग किस पे डिपेंड करता है? तो हम बोलते हैं कक्षा के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे समझिए इस चीज़ को, ये अगर पहली कक्षा है तो दूसरी कक्षा ये होगी, ऐसा दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा बनाएंगे, तो जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा त्रिज्या भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। केंद्र से दूरी चेंज होती जाएगी, केंद्र से दूरी चेंज होगी तो उसका वेग भी चेंज होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, तो हम बोलते हैं कि वेग और त्रिज्या, नाभिक से इलेक्ट्रॉन कक्षक की दूरी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें कक्षक पर डिपेंड करती हैं, इसलिए हम यहाँ पर n लगा देते हैं कि वो nवें कक्षक में ट्रेवल कर रहा है, तो nवें कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग और nवें कक्षक की नाभिक के केंद्र से दूरी। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? n आना चाहिए, ठीक है। फिर Q1 और Q2 क्या है? तो हम बोलते हैं Q1 तो है नाभिक का आवेश और Q2 है इलेक्ट्रॉन का आवेश, मान रख सकते हैं। तो हमने क्या करना है? हम यही लिख रहे हैं mvn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Rn। कुछ होशियार बच्चे इस Rn से इस Rn को काटेंगे, काट सकते हो, लेकिन हमें तो सुंदर दिखाना है इसलिए काटना नहीं है। k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ऐसा। Q1 का मान कितना? Ze, नाभिक का आवेश। Q2 का मान कितना? इलेक्ट्रॉन का आवेश डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है? Rn का स्क्वायर। ये n है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? mvn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Rn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय Rn का स्क्वायर। ये पहला पोस्टुलेट का मैथमेटिकल टर्म था। जहाँ पर आप लिखें इस चीज़ को समझाने के लिए, यहाँ कौन कौन सी चीज़ क्या है? स्मॉल m किसका द्रव्यमान है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है सभी को पता होना चाहिए, 9.1 × 10⁻³ kg। डन। फिर Vn क्या था? तो इलेक्ट्रॉन का वेग। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कौन से कक्षक में? nवीं कक्षा में, nवें ऑर्बिट में, इन nth ऑर्बिट। फिर Rn क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कक्ष की नाभिक के केंद्र से दूरी, जिसे हम त्रिज्या बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या? Z क्या होगा? परमाणु क्रमांक। लिख लीजिएगा, Z क्या होगा? परमाणु, उम्मीद करता हूँ ये दिखाई देगा, परमाणु क्रमांक है, ठीक है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, लिख लीजिएगा कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या कर लेनी है? उतार लेनी है। ये क्या है? पहला मॉडल, सॉरी पहली परिकल्पना थी। किसकी थी? बोर परमाणु मॉडल की थी, ठीक है। चलिए जल्दी से इसे उतारें। हालांकि मुझे पता है आपने उतार लिया होगा, लेकिन तो भी समझ रहे होंगे, तो फिर इसे अच्छे से उतारें एक बार के लिए। जल्दी से उतार लो। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। कूलाम बल का फॉर्मूला क्या होता है? kQ1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। फिर दोनों को क्या करना है? बराबर पुट कर देना है, और कुछ नहीं करना था, इतना ही तो काम करना है हमें। मैं बार बार कहता हूँ चीज़ें सिंपल हैं, बस हमें थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा गौर करेंगे हमें समझ में आ जाएगा। हो चुका? ऑल राइट, तो ये मैं रब कर देता हूं।
तो पहला पोस्टुलेट ध्यान में रखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा पोस्टुलेट देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो बोर परमाणु मॉडल की परिकल्पना एग्जाम में आप देखोगे, आपको लगातार देखने को मिलेगी कंटिन्यूअसली। या तो पूछेगा प्रथम 2 परिकल्पनाएं लिखो, या पहली परिकल्पना लिखो, दूसरी परिकल्पना लिखो, तीसरी परिकल्पना लिखो, ऐसा बोल देता है वो, कोई सी भी एक पूछ देता है। तो अब हम बात कर रहे हैं द्वितीय परिकल्पना की। द्वितीय परिकल्पना को बोलते हैं क्वांटम पोस्टुलेट, है ना, क्वांटम परिकल्पना भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हम क्वांटाइजेशन का उपयोग करेंगे, क्वांटमीकरण का उपयोग करेंगे। किसी भौतिक राशि का वितरण सतत न होकर के अगर विविक्त बंडलों के रूप में हो तो वह भौतिक राशि क्या होती है? क्या होती है? क्वांटित होती है। ठीक है, तो ये जो है इस पोस्टुलेट को हम क्या बोलते हैं? क्वांटीकरण परिकल्पना। अब ये किससे रिलेटेड थी? ये रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन के, ये रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग से। ठीक है, किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग से रिलेटेड है। अब ये क्या चीज़ है वो समझिए बच्चों। देखिए, बोर्ड ने पहले ही बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन एरा गैरा नत्थु गैरा नहीं है। वो क्या है? उन्हीं में कक्षाओं में ट्रेवल करेगा जो स्थायी कक्षाएं होती हैं। अब स्थायी कक्षाओं की दूसरी परिभाषा यहाँ से है, द्वितीय पोस्टुलेट से। क्या है ये? उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है ना, उन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए था। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा पोस्टुलेट और सिंपल है। देखिए, इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता है बच्चों? चक्कर लगाता है। जिनके लिए इसका कोणीय संवेग, किसका कोणीय संवेग? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, जिसके लिए इसका कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है वह h/2π का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। तो अब हम अगर पूछें कौन सी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा? स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो स्थायी वृत्ताकार कक्षाएं कौन सी होंगी? वे कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, स्थायी वृत्ताकार कक्षाएं कहलाएंगी। बताओ भाई, दूसरी परिभाषा तैयार है नहीं है? है ना? स्थायी वृत्ताकार कक्षाएं वे होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। दूसरी परिभाषा है ये। ठीक है, किसकी? स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं की। ऑलराइट, तो ये समझ में आया। अब देखो कोणीय संवेग को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आंसर है L से। ठीक है,
हमारी आरबीएससी की अगर बात की जाए तो आरबीएससी में इसे कैपिटल जे से भी रिप्रेजेंट किया गया था। 11वीं अगर आप देखोगे तो 11th के अंदर कैपिटल जे से करते हुए आए हो। अदरवाइज अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखें तो ये कैपिटल एल से डिफाइन किया जाता है। और nवीं कक्षा में कोणीय संवेग ln हो जाएगा। वो क्या होना चाहिए, h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ये लो, पूर्ण गुणज मतलब n गुना। इसका मतलब क्या है वो समझिए। इसका मतलब ये है, वो ये मॉडल कह रहा है कि ये देखो समझना, ये पहला कक्षक इलेक्ट्रॉन का, ये दूसरा कक्षक इलेक्ट्रॉन का, ये तीसरा कक्षक इलेक्ट्रॉन का, ऐसे ही ये चौथा कक्षक इलेक्ट्रॉन का जिसमें वो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इस पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, n का मान 1 रख दो तो उसके अकॉर्डिंग h/2π होना चाहिए। ठीक है, फिर ये जो दूसरा कक्षक है इसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, उसका मतलब है h/2π, और उसको किससे गुणा करें, 2 से, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, h/π आ जाएगा। फिर तीसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, 3h/2π। चौथे कक्षक में कितना होना चाहिए, 4h/2π। 2 से ये कटेगा तो फिर कितना आएगा, 2h/π आ जाएगा। लेकिन पता चला nवें कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग nh/2π होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन कोई से भी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। पता चल गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से उसने डिफाइन किया इस चीज़ को। अब कोणीय संवेग का खुद का एक क्या है, फॉर्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए अगर आपने 11th पढ़ी है तो। अगर आपने 11th पढ़ी है तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला है। अरे हर एक चीज़ का अपना एक फार्मूला होता है, फिजिक्स है ना, तो हर एक चीज़ का अपना एक फार्मूला है। देखिए क्या होगा, मैं समझा देता हूँ। देखो जब हम घूर्णन गति की बात करते हैं ना बच्चों, वहाँ पे कोणीय संवेग और फिर बलाघूर्ण ये आता है, घूर्णन गति में ही तो आया था। ठीक, तो वहाँ पे फार्मूला कैसे बनता है उसका तरीका मैंने आपको, चलो सॉरी बहुत सारे बच्चों को नहीं पढ़ाया। P बराबर, देखो संवेग की बात कर लेते हैं, तो संवेग बराबर क्या होगा, तो हमने बोला m/v होता है। ठीक है, ये संवेग है, रेखिक संवेग जिसे हम कहते हैं। ठीक, अगर इसी की जगह कोणीय संवेग की बात करें तो P की जगह L हो जाएगा। जहां द्रव्यमान है रेखिक संवेग में, वहां पे आता है जड़त्व आघूर्ण। क्या आता है बच्चों, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इसके बाद में ये जड़त्व आघूर्ण आ गया, फिर जहां वेग है वहां आ जाता है कोणीय वेग ओमेगा, तो L बराबर क्या हो जाएगा, I ओमेगा हो जाएगा। सिंपल सा था नहीं था। चलिए अब इसके बाद में फिर इसका एक और जैसे बलाघूर्ण का बताऊं तो फोर्स F बराबर क्या होता है, ma होता है। अब अगर इसको चेंज करना हो तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, तो हम बोलते हैं टॉर्क लिखो, फोर्स की जगह, द्रव्यमान की जगह क्या, जड़त्व आघूर्ण, फिर त्वरण की जगह कोणीय त्वरण, अल्फा, I अल्फा हो जाएगा। ये फॉर्मूला बनाने का तरीका था। ठीक, अब यहाँ पर जो हम कोणीय संवेग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये नहीं है हालांकि, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि घूर्णन गति में फॉर्मूले कैसे बनते हैं। हाँ भाई देखिए, तो L का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो हम बोलते हैं अगर सदिश रूप में इसे लिखा जाए तो ये होगा बच्चों R सदिश क्रॉस P सदिश। R तो घूर्णनक से लंबवत दूरी होती है, घूर्णनक से क्या होती है, लंबवत दूरी होती है। अब ये घूर्णनक से लंबवत दूरी कैसे समझाऊं मैं आपको। जैसे लेट सपोज करो ये मेरे सेल फोन का कवर है और मैंने इसको इसके अटैच कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा घुमा रहा हूँ, यूँ ऐसा घुमा रहा हूँ फिक्स करके इस तरफ। ठीक है, जब मैं इसे ऐसा घुमा रहा हूँ बच्चों, तो इसका घूर्णनक्ष तो इस तरफ एक लाइन होगी, ये कोई लाइन होगी, ये इसका घूर्णनक्ष है। ठीक है, और यहाँ पर कोई पार्टिकल था इधर। ठीक, तो वो पार्टिकल और इस घूर्णनक्ष के बीच की ये जो सीधी दूरी है ना, ये वाली है, इस सीधी दूरी को क्या कहा जाता है, R कहा जाता है, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी पार्टिकल की। और P क्या है, रेखिक संवेग है बच्चों। तो अब अगर इसे आगे सॉल्व किया जाए तो ये होगा R सदिश क्रॉस, इसे लिखूंगा M और V सदिश। द्रव्यमान तो कभी सदिश हो ही नहीं सकता, तो वेग ही सदिश राशि था। चलिए, तो ये वास्तविकता में अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा है, R सदिश क्रॉस V सदिश, और आप नियत राशि को क्या कर सकते हैं,
बाहर निकाल सकते हैं, चाहे इस तरफ निकालो चाहे उस तरफ निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, ये आर सदिश क्रॉस वी सदिश है क्या, वो समझने लायक बात है। वो कैसे होगा भाई, तो वो निकालते हैं। तो हमने देखा बच्चों, ये चीज़ समझिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा लगता है, और सदिश रूप में लिखोगे तो एन कैप लगाओगे। जो प्राप्त होता है वो इन दोनों के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो हमने बोला ये होगा आर वी साइन थीटा, और इसके साथ में सदिश रूप में क्या आएगा, एन कैप। जब हमने इसको सॉल्व किया और ये आया एम, तो ये हुआ एम वी आर, तरीके से लिखो तो साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, एन कैप। ये एल सदिश है, कोणीय संवेग का फॉर्मूला एम वी आर साइन थीटा एन कैप, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करो, क्या ये यहीं पे थोड़ी खत्म होगा, आगे सॉल्व होगा। अगर मैं परिमाण में इसको लिखता हूँ तो परिमाण में ये सिर्फ और सिर्फ इतना होगा, एम वी आर साइन थीटा। डन हुआ। अब थोड़ा समझना, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे कोणीय संवेग का। तो हमने बोला ये इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी ये नाभिक, सॉरी बच्चों, ये नाभिक, और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में कौन ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनाया, इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा ये ऐसे घूम रहा है, तो उसके ऊपर क्या निकालना पड़ेगा आपको, स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। तो ये वेग की दिशा है, आर ये है, ये इस तरफ, तो आर सदिश इस तरफ, वी सदिश इस तरफ, दोनों के मध्य का कोण देखो 90 डिग्री। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है तब थीटा का मान सदैव और सदैव कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। इसलिए फिर थीटा का मान कितना लिखा जाएगा, 90 डिग्री लिखा जाएगा। तो क्या बचेगा, एम वी आर साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो फिर हो जाएगा एम वी आर। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मेट जो है किसका, कोणीय संवेग का, जो हम यूज करेंगे वो क्या बनता है, एम वी आर बनता है, जो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, एम वी आर बराबर क्या होगा बच्चों, NH/2π होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, कैसे आया ये। ठीक है, फाइनली तो आपको MVR ही याद रखना है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि वो फिर सदिश रूप में आया कैसे, मतलब कोणीय संवेग आया कैसे MVR, मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मिटा दूँ इसे। हाँ भाई, तो फिर उस ln की जगह हम लिखेंगे कोणीय संवेग का मान, फॉर्मूला MVR बराबर NH/2π। V के साथ में भी n आना चाहिए और R के साथ में भी n आना चाहिए। ये n है क्या, वैसे यहाँ पर ये ध्यान में रखिए, स्मॉल n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, जैसे चक्रण संख्या होती है ना, चक्रण क्वांटम संख्या, वैसे मुख्य क्वांटम संख्या भी होती है, तो वो स्मॉल n है। और वास्तविकता में वो कैसे डिफाइन की जाती है, कक्षक के ऊपर डिपेंड करती है। पहला कक्षक है तो n बराबर 1, दूसरा कक्षक है तो n बराबर 2, तीसरा कक्षक है तो n बराबर 3। ठीक है, इस तरीके से होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। MVR बराबर NH/2π होता है। ये दूसरा पॉस्टुलेट है जिसे क्वांटमीकृत पॉस्टुलेट भी बोलते हैं, क्वांटीकृत पॉस्टुलेट भी कहते हैं, द्वितीय परिकल्पना। अब इसमें जो गलती करते हैं बच्चे वो मैं समझा देता हूँ। बच्चों की थ्योरी समझिएगा, वो क्या लिखने वाले हैं, मतलब आप जैसा काम या आप जैसी बेसिक गलती करते हो। इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, या नाभिक के चारों ओर उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये गलती है, आप पहले यहाँ पे एंड लगा देते हो। क्यों लगाया भाई, H/2π का पूर्ण गुणज, किसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, H/2π का। NH/2π पहले मत लिख देना थ्योरी में, होशियार मत बन जाओ तुम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, H/2π का पूर्ण गुणज लिखोगे। पता चला, ये गलती मत कर देना। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया। उतारो इसे जल्दी से, हालांकि इतना कुछ खास नहीं था, जल्दी से उतार लो। उतार भी लिया होगा कई बच्चों ने। हो चुका, सिंपल सा था। दूसरा पॉस्टुलेट सभी को बहुत इजी लगता है। ठीक है, अब इसके ऊपर सवाल कैसे आता है, छोटा सा सवाल देखो, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, यदि इलेक्ट्रॉन, समझना, यदि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का
कोणीय संवेग h/2 के तुल्य हो तो वह कौन से कक्षक में चक्कर लगा रहा है? कौन से कक्षक में चक्कर लगा रहा है? तो हमने बोला सॉरी h/π, ठीक है। तो हमने बोला तुलना करो। तुलना कैसे करेंगे? तुमने बोला कोणीय संवेग कितना होना चाहिए? आंसर है nh/2π होना चाहिए। और है कितना? h/π है। तो इसका मतलब h से h और π से π कैंसिल, n/2 बराबर क्या? 1। इसका मतलब n बराबर क्या? 2। वो दूसरे कक्षक में क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये बात और ध्यान में रखना, n का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर n का मान शून्य होगा तो फिर कोणीय संवेग का मान शून्य हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक में चला जाएगा, जो संभव नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आया ये कैसे आएगा सवाल? समझ में आया ना बच्चों? तो ये थोड़ा चीज़ ध्यान में रखने लायक है, आपको अच्छे से याद हो भी जाएगा ये। अब देखिए आगे, और आज का अंतिम तीसरा पोस्टुलेट। हाँ भाई, थर्ड पोस्टुलेट ना। हाँ, ये क्या है? तृतीय परिकल्पना। तृतीय परिकल्पना में देखो, इससे पहले उसने 2 पोस्टुलेट से ये सिद्ध कर दिया कि इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता हुआ ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं कर रहा। ये उसने सिद्ध किया, ठीक है। मतलब सिद्ध क्या किया? उसने समझाया कि ऐसा होना चाहिए। तीसरे पोस्टुलेट में उसने स्पेक्ट्रम की दिक्कत को खत्म कर दिया। स्पेक्ट्रम की दिक्कत क्या थी रदरफोर्ड मॉडल में? रदरफोर्ड मॉडल में स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए था? सतत आना चाहिए था। वास्तविकता में है कैसा? रेखिक है। रेखीय लाइन स्पेक्ट्रम है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसने उस दिक्कत को भी क्लियर कर दिया कि ये लाइन स्पेक्ट्रम ही क्यों आया। क्या आंसर है कि जो परमाणु का स्पेक्ट्रम है वो एक रेखिक स्पेक्ट्रम है, सतत स्पेक्ट्रम नहीं। इसकी दिक्कत को उसने क्या किया? सॉल्व किया। उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है, बच्चों समझना इस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन जो है जब वो स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा दी जाती है, इलेक्ट्रॉन को क्या दिया गया? बाहर से ऊर्जा दी गई, ठीक है। तो उस ऊर्जा को ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में क्या कर जाता है? चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जंप कर जाता है। ये कुछ ऐसा ही है बच्चों कि आप शिक्षा को ग्रहण करके हायर क्लास के अंदर चले गए हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा है। लेकिन अब समझिए, जिस क्लास में इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन के साथ में थोड़ी रामायण चेंज है। इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जहाँ उसे लगता है कि ये ऊर्जा स्तर वास्तविकता में उसका नहीं है, वो स्थायी ऊर्जा स्तर में नहीं है, वो कौन सी ऊर्जा स्तर में? उच्च ऊर्जा स्तर में, ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में चला गया है। तो उसे ये लग जाता है बच्चों कि ये उसका ऊर्जा स्तर तो है नहीं। तो वो क्या करता है? 10⁻⁸ सेकेंड तक ही वहाँ रहता है। सुन लो कितना? लगभग 10⁻⁸ सेकंड तक, मतलब बहुत कम समय के लिए वहाँ रहता है और उठ करके वापस कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है, अपने स्थायी कक्षक में आने की कोशिश करता है। इस चक्कर में जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा था तो वो उतनी ही ऊर्जा को क्या कर देता है? विकिरित कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। समझ रहे हो इस चीज़ को? वापस से समझना इस चीज़ को। इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी स्टेट में है, ये इसकी स्थायी ऊर्जा स्तर मानो, है ना। और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी गई तो ये इलेक्ट्रॉन उछल करके चला गया इससे जस्ट ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में, ठीक है। आपने क्या किया?
किसी न किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी। कितनी ऊर्जा दी है? लेट सपोज करो फोटोन की ऊर्जा hν थी, उतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दी। उस इलेक्ट्रॉन को उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ने लिया और कहाँ चला गया? उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। ये यहाँ पर कितने समय तक ज़्यादा से ज़्यादा रहा? लगभग 10⁻⁸ सेकंड तक ये वहाँ तक रह पाया और उठ करके फिर वापस से कहाँ की ओर आता है? उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। ठीक है, अब ये जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो फिर ये क्या करता है? वापस से उतनी ही ऊर्जा को विकिरित कर देता है, उत्सर्जित कर देता है hν। ठीक है, तो ये जब वो ग्रहण कर रहा है या जब वो उत्सर्जित कर रहा है तभी किसकी प्राप्ति हुई? स्पेक्ट्रम की प्राप्ति हुई। ठीक है, जब आप बाह्य ऊर्जा दोगे तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, या फिर जब वो उच्च ऊर्जा स्तर में होगा तो फिर वो निम्न ऊर्जा स्तर में आने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है ना एक कक्षक से दूसरे कक्षक के अंदर, तभी जाके वो क्या करता है? ऊर्जा का विकिरण करता है या ऊर्जा का अवशोषण करता है। कहने की बात ये है। ठीक है, और उसी केस में हमें क्या प्राप्त होती है? स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और तो कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता ही नहीं है, वो अपने कक्षक में घूम रहा है, मस्त है वहाँ पर। ठीक है बात है ना। आप जब उसको क्या करते हो? ऐसे धक्का देते हो कि जा यहाँ पे क्या कर रहा है, जा जा ऊपर जा। ठीक है, तब जाके बेचारा फिर वो चला जाता है, लेकिन ऊपर भी नहीं रह पाता, ऊपर वाले उसे वापस से नीचे फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये बात समझना इस चीज़ को कि जब वो ऊर्जा को ग्रहण करता है तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, और जब वो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है तो वो निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। इसी समय पर किसकी प्राप्ति होती है? स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है। और कितनी ऊर्जा को उसने उत्सर्जित किया या कितनी ऊर्जा उसने ग्रहण करी, वो किसके बराबर होती है? तो हम बोलते हैं उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा जो है इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतराल के तुल्य होती है। जैसे इस वाले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा En2, इस वाले की En1, तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतराल En2 माइनस En1 किसके बराबर होता है? उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है। ये किसने बताया था? नील्स बोर ने बताया था। ठीक है, लिख लेते हैं अपन इस चीज को। इस परिकल्पना के अनुसार, ये थोड़ी बड़ी परिकल्पना है, इस परिकल्पना के अनुसार मेरे साथ में लिखें, स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन स्वतः ही ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, यह जब बाह्य ऊर्जा को ग्रहण करता है या फिर जब इसे बाह्य ऊर्जा दी जाती है, हम बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं, स्वतः तो कौन ग्रहण करेगा? कोई फोर्स करेगा तभी तो ग्रहण करेगा भाई। ठीक है, जब इसे बाह्य ऊर्जा दी जाती है, तो यह ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तथा यह 10⁻⁸ सेकंड के पश्चात जब उच्च ऊर्जा स्तर से कौन से में? निम्न ऊर्जा स्तर में क्या करता है? गमन करता है। तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है।
तो ऊर्जा को विकिरित करता है, विकिरित करता है। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे आगे, तथा यह उत्सर्जित ऊर्जा, यह उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों, यह उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतराल के तुल्य होती है, के अंतराल के तुल्य होती है। अर्थात यदि उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा En2, यदि उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा En2 तथा निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा En1 तथा निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा En1 हो तो फोटोन की ऊर्जा, अब क्या लिखोगे, En2 माइनस En1 इजिकल्स टू h न्यू, ये लिख लीजिएगा। कुल मिलाकर के N1 कक्षक में ऊर्जा हम En1 लिख रहे हैं और N2 कक्षक में ऊर्जा क्या लिख रहे हैं, En2 लिख रहे हैं। और En2 माइनस En1 करेंगे तो फिर क्या प्राप्त होता है, h न्यू प्राप्त होता है। ठीक है ये बात, ऑलराइट, तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बोर की परिकल्पनाएं हैं ना, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तीनों परिकल्पनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा बच्चों वो प्रॉपर डेरिवेशन होगा, तो फिर तरीके से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, जैसे आज आप बैठे हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने मेरे साथ में उतारा होगा। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। डेरिवेशन अपन इस तरीके से करेंगे कि आपको वापस से कभी देखने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से काम करो, घर वालों को परेशान मत करो। ठीक है, कम से कम उनका थोड़ा बहुत देखो, टाइम है आपके पास में, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, तो जो टाइम है वो अपने घर वालों के साथ में बिताओ, मम्मी पापा का थोड़ा सा काम बंटवाओ, है ना। चलिए, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।